बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें जो साइटोस्केलेटन लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, उसमें एक पोर्शन हमने माइक्रोट्यूब्यूल का डिस्कस किया था। हमने कहा था साइटोस्केलेटन जो है उसके 3 किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। आज हमने डिस्कस करना है कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं किस तरह अरेंज होकर सीलिया और फ्लैजेला बनाती हैं। तो सबसे पहले सीलिया और फ्लैजेला का नाम आप लोगों ने सुना होगा और इनके बारे में ये कहा जाता है दीज आर लोकोमोटरी हैं। लोकोमोटरी से क्या मुराद है कि ये सेल को लोकोमोशन करवा सकते हैं, वो एक जगह से सेल को दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं, लेकिन यहाँ ऑर्गन की बजाय अपेंडिजेस लिखा होता है कि ये लोकोमोटरी अपेंडिजेस हैं। अब अपेंडिजेस क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो मेन बॉडी से बाहर निकली हो वो अपेंडिजेस कहलाती है। जैसे ये सेल की मेन बॉडी है, इससे ये चीज़ चूँकि बाहर की तरफ निकली है तो ये अपेंडिजेस कहलाता है। जैसे हमारा धड़ है और ये हमारे जो बाजू हैं वो मेन धड़ से बाहर निकले हुए हैं, तो ये हमारी बॉडी के अपेंडिजेस हैं। बाद दफ़ा कान को भी अपेंडिजेस कह देते हैं कि ये मेन बॉडी से बाहर निकले हुए होते हैं। तो बहरहाल कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो मेन बॉडी से बाहर निकला होगा तो वो अपेंडिजेस कहलाएगा। तो सीलिया और फ्लैजेला ये सेल के अपेंडिजेस हैं दैट प्रोट्रूड, जो बाहर की तरफ निकले होते हैं फ्रॉम सर्टन सेल्स। कुछ सेल से, ये सारे सेल में नहीं होते, कुछ सेल्स से ये बाहर की तरफ निकले होते हैं। अच्छा, ये बहुत ही बारीक होते हैं, टेल लाइक प्रोजेक्शंस, और ये दुम की तरह, जैसे एक दुम है वो बॉडी से बाहर की तरफ लगी होती है, लटक रही होती है, बॉडी के साथ चिपकी हुई होती है, तो ये दुम की तरह सेल के साथ चिपके हुए होते हैं, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सेल बॉडी। जिस तरह एक जानवर की दुम उसकी बॉडी के साथ लगी होती है, तो इसी तरह आप ये समझ लें कि सेल की जो बॉडी है उसके साथ ये टेल लाइक प्रोजेक्शंस लगी होती है। इनको सीलिया और फ्लैजेला कहा जाता है। आगे दोनों में फ़र्क क्या है? सीलिया और फ्लैजेला दोनों का काम तो एक है कि उन्होंने लोकोमोशन करवानी है, सेल के अंदर मूवमेंट को जनरेट करना है। तो जब हम इनकी लुक को देखते हैं, सीलिया ये शॉर्ट इन लेंथ होते हैं, यानी किसी सेल के ऊपर अगर छोटे छोटे काफ़ी सारे स्ट्रक्चर नज़र आए तो ये सीलिया होंगे, लेकिन अगर उन स्ट्रक्चर की तादाद थोड़ी हो, लेंथ ज़्यादा हो, तो वो फ्लैजेला होंगे। तो सीलिया और फ्लैजेला शॉर्ट इन लेंथ होते हैं और सीलिया न्यूमरस इन नंबर, तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं, और फ्लैजेला लॉन्गर होते हैं और लेस इन नंबर होते हैं। अच्छा, एक डिफरेंस और भी, आप वैसे तो काफ़ी सारी डिफरेंस इनके अंदर है, एक जो आगे हम डिस्कस भी करेंगे। जो सीलिया है वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, और जो फ्लैजेला है वो यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में दोनों में पाए जाते हैं। तो इस वजह से इनमें एक डिफरेंस ये भी आ जाता है। अच्छा, आपके बुक में ज़्यादातर ना सीलिया के लिहाज से डिस्कस किया है, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट एक जैसा है, सीलिया का भी है, फ्लैजेला का भी। तो इस वजह से सीलिया का स्ट्रक्चर बताया गया है, तो आप उसी स्ट्रक्चर को आप फ्लैजेला के लिहाज से भी समझ लेना। तो ज़्यादातर जो आर्टिकल ये है वो सीलिया के लिहाज से डिस्कस किया गया है। तो अकरेंस ऑफ सीलिया, सीलिया किस किस्म के ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे? सबसे पहले सीलिया रेयर इन प्लांट, प्लांट में बहुत कम होते हैं। बहुत कम होने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल एब्सेंट होते हैं। कुछ गैमीट्स वगैरह या कुछ सेल ऐसे होते हैं प्लांट के अंदर जिनके ऊपर सीलिया पाए जाते हैं, लेकिन बहुत थोड़ी सेल्स हैं जो जिनके ऊपर सीलिया होते हैं प्लांट के अंदर। अच्छा, कुछ प्रोटोजोन्स हैं जिनके ऊपर सीलिया मौजूद होते हैं। मैनी प्रोटोजोन्स पोजेस सीलिया, जैसे सीलिएट प्रोटोजोन का एक पूरा ग्रुप है जिसके नाम ही इस वजह से दिया गया क्योंकि इनके ऊपर क्या पाए जाते हैं? सीलिया पाए जाते हैं। प्रोटोजोन क्या है? हमारे पास एक किंगडम प्रोटिस्टा के वो मेंबर है जिनमें कुछ खुसूसियात एनिमल वाली है। यानी आप ये समझ लें, प्रोटोजोन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, यानी किंगडम प्रोटिस्टा से इनका ताल्लुक है और इनकी करैक्टरिस्टिक कुछ एनिमल वाली हैं। सारी एनिमल वाली होती तो इनको एनिमल्स के अंदर रख देते। कुछ करैक्टरिस्टिक उनकी एनिमल वाली हैं, जैसे इनके सेल के बाहर सेल वॉल नहीं होती, ये हेटेरोट्रोफ होते हैं, तो कुछ करैक्टरिस्टिक इनकी एनिमल वाली है। इस वजह से प्रोटिस्टा के वो मेंबर जो एनिमल की तरह की खुसूसियात रखते होंगे वो क्या कहलाते हैं? प्रोटोजोन। इसी तरह प्रोटिस्टा के वो मेंबर जो प्लांट की तरह की खुसूसियात रखते हैं वो एल्गी कहलाते हैं। तो ये प्रोटोजोन और एल्गी किंगडम प्रोटिस्टा के दो बड़े ग्रुप हैं। तो प्रोटोजोन के काफ़ी सारे मेंबर में सीलिया मौजूद होते हैं। इसी तरह जो लार्जर यूकैरियोट हैं जैसे मैमल्स, ये हायर एनिमल्स का, बल्कि आप कह सकते हैं एनिमल में जो सबसे एडवांस और हायर ग्रुप है वो मैमल्स का है, और मैमल्स में भी जो सबसे हायर और एडवांस एनिमल है वो ह्यूमंस है।
तो इवन ह्यूमंस के अंदर कुछ सेल ऐसे हैं जिनके ऊपर सीलिया मौजूद होते हैं। लार्जर यूकेरियोट्स सच एज मैमल्स हैव सीलिया ऑन द सरफेस ऑफ सम सेल्स। अच्छा, मैमल्स क्या होते हैं? ये एनिमल का वो ग्रुप है जिनमें बच्चों को दूध पिलाया जाता है और माँ वो दूध पिलाती है। तो ऐसा कोई भी एनिमल जिसमें बच्चों को दूध पिलाया जाए तो वो, और माँ उसको दूध पिलाए, तो वो मैमल कहलाता है। ठीक है। जैसे ह्यूमंस के अंदर हमारा जो ट्रेकिया है, हमारी जो सांस की नाली है, तो सांस की नाली की जो दीवारें हैं, लाइनिंग से मुराद यहाँ दीवारें जो है, उन दीवारों के सेल के ऊपर सीलिया होते हैं। अच्छा, यहाँ सीलिया का फंक्शन लोकोमोशन का नहीं है, यहाँ सीलिया का फंक्शन है सफाई का। ये स्वीपर का काम करते हैं, स्वीप कर रहे होते हैं, सफाई कर रहे होते हैं। कैसे कि कोई अगर डस्ट के पार्टिकल हमारे सांस की नालियों में आ गए, अगर म्यूकस वगैरह यहाँ ज़्यादा जमा हो गई। म्यूकस होती क्या है? लेसदार मादा होता है जो हमारी जितने भी नालियों वाले सिस्टम है ना, जैसे चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, यूरिनरी सिस्टम हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, इवन आप कह सकते हैं हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें नालियाँ होती हैं, तो उन नालियों के अंदर लेसदार मादा खारिज किया जाता है। उस लेसदार मादे को म्यूकस कहा जाता है। इस म्यूकस का काम ये है कि इसने सेल की प्रोटेक्शन करनी है। सेल की प्रोटेक्शन से मुराद है कि जो चीज़ें दरमियान से गुजर रही हैं वो सेल को नुकसान ना पहुंचाए, तो म्यूकस हिफाजत करती है। लेकिन अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा पैदा हो जाए, ख़ास तौर पे जब हम ब्रीदिंग सिस्टम की बात करते हैं, सांस वाले सिस्टम की बात करते हैं, तो सांस ये ब्लॉकेज हो सकते हैं, सांस लेना मुश्किल होता है। तो इस वजह से इसकी कंटिन्यूसली सफाई की जा रही होती है। तो ये काम कौन करते हैं? जो सीलिया मौजूद होते हैं हमारी नेजल कैविटी, हमारी नाक के अंदर भी ये सीलिया मौजूद होते हैं, जो मुसलसल हमारे नालियों की क्या कर रहे हैं? सफाई कर रहे हैं। तो इन ह्यूमन सीलिया आर आल्सो फाउंड इन लाइनिंग ऑफ ट्रेकिया, सांस की नालियों के अंदर पाए जाते हैं। वेयर दे स्वीप, जहां ये साफ कर रहे हैं म्यूकस को, डर्ट को, और कहां से साफ करें? आउट ऑफ द ब्रीदिंग ट्यूब्स। तो हमारी सांस की नालियों से ये म्यूकस और डर्ट को बाहर निकाल रहे हैं। अच्छा, अगर स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे मैं कहता हूं कि ये हमारे पास एक सेल है और ये उसका सीलिया है, सेल है, ये उसका सीलिया है। अगर हम सीलिया का क्रॉस सेक्शन देखें, यानी सीलिया को कट करें और ऊपर से देखें ऐसे, जैसे ये मार्कर है ना, आपने इसको कट किया या आप इसको यहाँ सामने से देखें, तो सबसे पहले हमें नज़र आता है कि सीलिया का जितना भी स्ट्रक्चर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ हो। जिसके अंदर लिपटा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी आप ये समझ लें सीलिया बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल की अरेंजमेंट से। सीलिया किससे बना होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट से। और ये माइक्रोट्यूब्यूल मेम्ब्रेन के अंदर लिपटी हुई होती है। यानी आप ये समझ लें कि माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ अरेंज होके, और ये इसके ऊपर किसकी कवरिंग होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अगेन दोबारा मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है ये सीलिया का भी है, फ्लैजेला का भी है। अच्छा, उसके बाद इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो पूरा स्ट्रक्चर है, जिसको हम कहते हैं कोर ऑफ सीलिया, पूरा जो स्ट्रक्चर है या फ्लैजेला, इसको एक्सोनीम कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? द कोर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा जो अंदर सारा स्ट्रक्चर अरेंज होता है उसको एक्सोनीम कहा जाता है। और एक्सोनीम में क्या है कि दो सेंट्रल में माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और साइडों पे 18 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, और वो पेयर की शक्ल में अरेंज होती है। सेंटर में तो अलग-अलग है, लेकिन जो साइडों पे है वो पेयर की शक्ल में अरेंज होती है। और अगर 18 हो तो पेयर कितने बन जाएंगे? 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये आप इनको कहें कि ये 9 डबलेट्स हैं। 9 क्या है? डबलेट्स हैं। अच्छा, ये बात हमने सेंट्रियोल में भी पढ़ी थी। वहाँ हमने 9 ट्रिपलेट का वर्ड इस्तेमाल किया था कि वहाँ भी 9 थे, लेकिन वो 3-3 की शक्ल में थे, और यहाँ 2-2 की शक्ल में है। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास एक्सोनीम है, ये सीलिया और फ्लैजेला का जो अंदर का कोर है वो एक्सोनीम कहलाता है। और इसके अंदर 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं और सराउंडेड बाय, और उनके इर्द गिर्द एक आउटर रिंग ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल का जो डबलेट्स है वो पाया जाता है। ठीक है, यानी टोटल 18 हो जाएंगे। अच्छा, बायोलॉजिस्ट इसको 9+2 की ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि 2 अंदर है और 9 डबलेट्स सराउंडिंग में है। तो यहाँ 9 का मतलब एक नहीं है, ये 2 तो अलग-अलग है, सिंगल है, लेकिन ये 9 डबल की शक्ल में। तो 18 ये और 2 ये, तो टोटल हमारे पास जो माइक्रोट्यूब्यूल सीलिया के अंदर होती हैं और फ्लैजेला के अंदर होती हैं वो 20 होती हैं। क्लियर?
अच्छा, उसके बाद ये जो 9 डबलेट्स से आपको अलग-अलग नजर आ रहे हैं, लेकिन इनके दरमियान इतना बड़ा गैप हमें नजर क्यों नहीं आता? क्योंकि इनके दरमियान इस गैप को फिल करती हैं कुछ खास किस्म की प्रोटीन्स। इन प्रोटीन को डाइनिन प्रोटीन्स कहा जाता है। ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं, इन प्रोटीन को, और ये सिर्फ साइडों वाली माइक्रोट्यूब्यूल्स में हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ये जो मॉलिक्यूल है दे आर लोकेटेड एट द सर्कमफेरेंस, ये सिर्फ बाउंड्री वाली माइक्रोट्यूब्यूल्स में होता है ऑफ एक्सोनीम। तो एक्सोनीम अंदर का सारे स्ट्रक्चर को कहा जाता है। तो उसका जो बाउंड्री है उसके अंदर ये मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, अंदर वाली जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उसके अंदर ये मॉलिक्यूल्स नहीं पाए जाते। और ये क्या करें, ब्रिज गैप बिटवीन द एडजेसेंट माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल के जो डबलेट्स जो इकट्ठे हैं, जैसे ये दो इकट्ठे हैं, ये वाले इकट्ठे हैं, इनके दरमियान ये जो गैप है उनमें ये ब्रिज का काम कर रही है, इनको मिला रही है। लेकिन इनका मेन काम मिलाना नहीं है। मेन ये बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारी बॉडी में बोन्स हैं और मसल्स हैं। अब मसल का काम मूवमेंट करवाना है, लेकिन मूवमेंट वो करवा किसकी रही है? हड्डियों की। जैसे ये हमारे मसल्स हैं ना, तो ये मसल्स करवा मूवमेंट रहे हैं, लेकिन मूवमेंट किसकी करवा रहे हैं? हड्डियों की। तो आप ये समझ लें कि ये डाइनिन मॉलिक्यूल हैं, ये जस्ट लाइक मसल्स काम कर रहे हैं, जिन्होंने माइक्रोट्यूब्यूल्स को इस अंदाज में मूव करवाना है कि पूरा सीलिया मूव करे। तो बेसिकली अच्छा, ये जो डाइनिन मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको डाइनिन क्यों कहा जाता है? ये वर्ड डाइन से निकला है। और जिस तरह एसआई में, एसआई जो सिस्टम है आपका, यूनिट फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन है, तो इसी तरह एक सिस्टम है जिसका नाम है सीएसजी, उसके अंदर फोर्स का यूनिट डाइन है। तो इट इज ए यूनिट ऑफ फोर्स। तो आप ये समझ लें कि डाइनिन मॉलिक्यूल जो है वो सीलिया को मूव करवाने के लिए फोर्स प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इनके अंदर सलाहियत होती है कि ये एटीपी के मॉलिक्यूल से एनर्जी निकालें और वो एनर्जी फिर इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को देकर पूरे सीलिया को ये मूव करवाएंगे। इन शॉर्ट ये हमारे ये सीलिया के मसल्स की तरह काम कर रहे हैं जो हड्डियों को मूव करवा रहे हैं। तो यहाँ माइक्रोट्यूब्यूल्स की मूवमेंट होगी और माइक्रोट्यूब्यूल जब मूव करेंगी तो पूरा सीलिया क्या करेगा? मूव करेगा। जैसे मेरा जो बाजू है वो मूव क्यों कर रहा है? यहाँ दो चीज़ों ने काम किया, हमारे मसल और हड्डियों ने मिलकर काम किया। तो यहाँ भी डाइनिन मॉलिक्यूल और माइक्रोट्यूब्यूल्स की कोऑर्डिनेशन की वजह से पूरा सीलिया मूव करेगा। अच्छा, सीलिया की मूवमेंट है क्या? जैसे आप समझ लीजिए सीलिया है, सीलिया की मूवमेंट ये है, जस्ट बेंडिंग होगी स्ट्रेट होगा, बेंडिंग होगी स्ट्रेट होगा। और ये जो बेंडिंग और स्ट्रेटिंग है ये बिल्कुल इसी तरह काम करती है किसी भी सेल को मूव करवाने के लिए, जिस तरह एक कश्ती जो चप्पुओं के जरिए से चलाई जा रही है। अब चप्पू कैसे काम करते हैं? जैसे चप्पू का काम ये होता है वो पानी को पीछे धकेलते हैं, जब वो पानी को पीछे धकेलते हैं तो कश्ती आगे जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह की ये जो सीलिया या पानी, क्योंकि इस सीलिया और फ्लैजेला दोनों एक ही तरह से काम करते हैं, ये हमेशा सेल को पानी में मूव करवा सकते हैं। अगर पानी ना हो, कोई मॉइस्चर कंडीशन ना हो, तो ये मूव नहीं करवा सकते। तो वो कश्ती की तरह मूव करेंगे कि ये सीलिया पानी को पुश करेंगे और ये आगे की तरफ जाएंगे। इसी तरह फ्लैजेला भी पानी को पुश करेंगे और सेल आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो डाइनिन मॉलिक्यूल्स एक तो ये एक्सोनीम के बाउंड्री में होते हैं। दूसरी बात, ये माइक्रोट्यूब्यूल को जो एडजेसेंट माइक्रोट्यूब्यूल है उनके गैप को फिल कर रहे होते हैं। तीसरी बात, ये इस सीलिया की मूवमेंट के लिए फोर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अगली, ये सारा स्ट्रक्चर किसके अंदर मौजूद है? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी इस सारे स्ट्रक्चर को सराउंड किए होते हैं। बेसल बॉडी क्या होती है? वो जगह जहां से सीलिया निकलता है, वो बेसल बॉडी कहलाते हैं। यानी एट द बेस ऑफ सीलियम, सीलियम की बेस पर जो स्ट्रक्चर मौजूद है वो बेसल बॉडी कहलाता है। और ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन सेंटर है, वो क्या कर रहा है कि यहां से माइक्रोट्यूब्यूल्स को अरेंज करवा रहा है और ये माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज करके बाद में सीलिया बनाती है। यानी बेसल बॉडी बेसिकली MTOC है। MTOC का क्या मतलब है? माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर है, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर है। अच्छा, अगर इस बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर देखें, अभी तो हमने एक्सोनीम का स्ट्रक्चर देखा ना, सीलिया का स्ट्रक्चर देखा। ये जो बेसल बॉडी है सीलिया नहीं है, ये वो जगह है जहां से सीलिया निकल रहा है, सीलिया की बेस पर मौजूद है। इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट एक जैसा है। फर्क दो तीन है। पहला फर्क तो ये है कि सेंटर में नहीं होता,
और दूसरा फर्क ये है कि इनके डबलेट नहीं होते, इनके ट्रिपलेट होते हैं, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। यानी आपकी सेम से मुराद है कि माइक्रोट्यूब्यूल की अरेंजमेंट में यहाँ जो लिखो ना, हैव सेम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आउटर रिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो जिस तरह हमारे पास सीलिया के अंदर आउटर रिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल है, इसी तरह बेसल बॉडी के अंदर भी आउटर रिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल है। लेकिन यहाँ के बट ईच ऑफ 9 सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इज कंपोज्ड ऑफ 3 माइक्रोट्यूब्यूल। जो 9 है यहाँ डबलेट नहीं है बल्कि 3 माइक्रोट्यूब्यूल है या ट्रिपलेट है। आगे उसने रेदर देन डबलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, तो इसने क्या कहा है कि डबलेट के बजाय यहाँ ट्रिपलेट है। अच्छा, यही स्ट्रक्चर सेंट्रियोल का है, यही स्ट्रक्चर क्या है, तो इस वजह से हम कह देते हैं कि बेसल बॉडी इज बेसिकली अ सेंट्रियोल। बेसल बॉडी, हमने सेंट्रियोल का पूरा स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, उसमें भी आपको ऐसे ही नजर आ रहा था कि हमारे पास 9 ट्रिपलेट्स हैं, तो यहाँ भी क्या है 9 ट्रिपलेट्स हैं, तो बेसल बॉडी को हम कह सकते हैं ये सेंट्रियोल ही है। अच्छा, प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला, प्रोकैरियोट में साइटोस्केलेटन नहीं होता। अगर साइटोस्केलेटन नहीं है तो माइक्रोट्यूब्यूल्स भी नहीं है, माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं है तो ये वाला सारा जो स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं ये भी मौजूद नहीं होगी। तो फिर अगेन प्रोकैरियोट का फ्लैजेला कैसे बन रहा होता है? तो प्रोकैरियोट का जो फ्लैजेला है, सेल के अंदर कुछ प्रोटीन होती है, उनको कहते हैं फ्लैजिलिन प्रोटीन। उनको क्या कहा जाता है? फ्लैजिलिन, यानी ऐसी प्रोटीन जो फ्लैजेला को बना रही है, वो सेल मेम्ब्रेन के नीचे जमा होना शुरू हो जाती है और बाद में यही प्रोटीन इनके यूनिट एग्रीगेट हो के पूरा फ्लैजेला बना देते हैं। तो हम कह सकते हैं जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला हैव कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रक्चर। इसमें कोई वो अरेंजमेंट माइक्रोट्यूब्यूल डाइनिन मॉलिक्यूल की नहीं होती, जस्ट प्रोटीन के मॉलिक्यूल इकट्ठे हुए और उन्होंने एक फ्लैजेला बना दिया। तो हम कह सकते हैं बिल्ड फ्रॉम प्रोटीन फ्लैजिलिन, क्योंकि फ्लैजेला दोनों में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट में भी पाए जाते हैं, यूकैरियोट में भी पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास सीलिया और फ्लैजेला का टॉपिक था। इंशाल्लाह जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम जो प्रोकैरियोट और जो यूकैरियोट के मेन डिफरेंसेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।